बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। गजा के महसूर और मजलूम अवाम के लिए इमदादी सामान ले जाने वाले ग्लोबल फ्लैटोला को इसराइल के बहरी जंगी जहाज़ों ने हसार में ले लिया। अमन की बातें हो रही हैं, अमन मनसूबा आ गया हुआ है 20 इनकाती ट्रंप का। क्या मुसलमान और अरब ममालिक के जो सरबराहान हैं वो अपने अवाम को धोखा दे रहे हैं? ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं? ये पूरी सूरत हाल हम आपके सामने रखेंगे। और फिर आज़ाद कश्मीर में एक तहरीक शुरू हो गई हुई है। हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने तो मुकम्मल तौर पे ब्लैकआउट किया हुआ है, खबरें नहीं आ रही। किसी ने कहा होगा वहाँ क्या सूरत हाल है, इस तहरीक के पीछे कौन हो सकता है या फिर कौन है? ये जो मामला है ज़ाहिर है इनके ऊपर बात होनी चाहिए, इस पर भी बात करेंगे। और फिर मरियम नवाज ने जो आग लगाई हुई है जनाब कि पंजाब जो है उसके अवाम की मैं जिम्मेदार हूँ, मेरा पानी मेरा पैसा, इसके ऊपर पीपल्स पार्टी वाले जो है वो मुसलसल जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कायरा साहब ने, कमर जमान कायरा साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो तो काफ़ी वैसे मुतवाज़न गुफ्तगू उन्होंने की है। लेकिन फिर माफ़ी का एक मुतालबा है। इस माफ़ी के मुतालबे के ऊपर क्या रद्द अमल हो सकता है या क्या सोचा गया या क्या फैसला किया गया है, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। और माफ़ी क्यों मांगे वो, ये भी सोचने वाली बात है ना। और जो जवाबी दलाइल है वो बड़े बहुत हैं। ये 2-3 मामलात हैं जो आपके साथ शेयर करने हैं। लेकिन इससे पहले अच्छा, अलीमा खानम वाला भी एक इशू बन गया हुआ। अलीमा खानम जनाब गंडापुर के सामने डट गई हैं, उनका ग्रुप जो है वो भारी पड़ रहा है गंडापुर के ऊपर। इस पर मुख्तसरन बात करेंगे। लेकिन जैसे कल भी मैंने अर्ज किया था जनाब, आप कहते होंगे कि रोजाना वो जहांगीरी की जाली डिग्री वाला जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी की जाली डिग्री वाला मामला लेके बैठ जाता है। तो मैंने अर्ज किया था जब तक ये मामला मंतकी इंजाम तक नहीं पहुंचता तो इस पर बात होती रहनी चाहिए। अब सूरत ये है कि जो उनके साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 और जजेस हैं, यानी 5 जजेस जो हैं जो सुप्रीम कोर्ट जाते थे, उनके जो सबसे सीनियर जज हैं मोहसिन अख्तर कियानी साहब, उनके सामने जनाब एक केस लगा हुआ था जाली कागजात पर प्लाट की अलाटमेंट का। तो उन्होंने वहां जनाब ये रमास दे दिए जनाब, इस मुल्क में तो 39 साल बाद कानून की डिग्री भी जाली निकाल ली जाती है, ये उन्होंने कहा है। यानी कि जो केस है वो जाली कागजात ही का मामला था। तो इन्होंने तो अपना जहन जो है या अपनी सोच जो है वो जाहिर कर दी कि जनाब यहाँ तो असली जो होते हैं कागजात, जो असली डिग्री होती है उसको भी जाली बना दिया जाता है। यानी उस बंदे का क्या कसूर है जो ये कह रहा है जनाब ये जाली कागजात पे अलाटमेंट है? ये इशू है ना। तो ये यानी ये तासर ये दिया जा रहा है कि जनाब कागजात तो शायद असली ही होंगे लेकिन वो जाली उनको डिक्लेयर कर दिया गया है अपने फायदे के लिए। ये बात, अच्छा ये बात क्यों नहीं कहते कि जनाब यहाँ पाकिस्तान तो वो मुल्क है यहाँ पे 39 साल बाद एक जाली डिग्री पकड़ी जाती है? ये भी तो कहा जा सकता है ना। अभी तो ये मामला जो है ये फैसला तलब है, सिंध हाई कोर्ट में पेंडिंग है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला लगा हुआ है। 21 अक्टूबर को इसकी समाअत होनी है, जिससे सरफराज डोगर वाला जो बेंच है, डिवीजन बेंच वहां पे, उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में उन्होंने देखना है कि जनाब इनके खिलाफ जो दरखास्त है कोवरन मियां दाऊद की वो काबिल समाअत है या नहीं है, आगे चल सकती है नहीं चल सकती, काबिल सुनवाई है या नहीं है। और फिर ये भी देखने वाली बात है कि वहाँ सुप्रीम कोर्ट में तो ये जजेज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ये अजहार यकजहती के लिए तारक महमूद जहांगीरी के साथ चले गए थे, बल्कि जो समन रफत इम्तियाज साहब है वो तो जनाब सिंध हाई कोर्ट भी पहुंच गई थी इनके साथ और साथ खड़ी होंगी ले जाके। तो क्या ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब केस लगेगा तो क्या ये जज साहबान जो हैं ये वहां भी जाएंगे, उनके साथ खड़े होंगे? और फिर क्या सरफराज डोगर साहब ये पूछने में, हक बजाने में नहीं होंगे? जैसे वकला की हाजिरी लगती है ना, फ्री कैन के जो की तरफ से जो वकला पेश होते हैं हाजिरी लगती है, जो पिटिशनर होता है या जो रिस्पोंडेंट हाजिर होता है उनकी हाजिरी लगती है। तो फिर सरफराज डोगर साहब क्या ये पूछ सकते हैं इनसे कि जनाब ये जो आपके साथ आए हैं ब्रादर जजेस, इनकी भी हाजिरी लगानी है या नहीं लगानी? बहरहाल ये जो है ना, ये मामला जो है डिग्री वाला, ये मंत के इंजाम तक पहुंचना है और जल्द पहुंचना है। ये मैं अपने जराए की बुनियाद पे, अपने जो मेरे जराए की खबर है उसके मुताबिक ये मैं अर्ज कर रहा हूँ। और दूसरी बात यह है कि जो आज़ाद कश्मीर वाला, बल्कि अलीमा खानम वाली जो बात है
वो मुख्तसर सी बात है, तो उसको पहले देख लेते हैं। पहले जनाब जो अलीमा खानम और गंडापुर साहब वाला मामला है ना, गंडापुर साहब कल मैंने भी लाख किए थे। गंडापुर साहब ने कहा जनाब ये मैंने इमरान खान को बताया कि जब एजेंसियां जो अंदर तोड़ फोड़ की कोशिश कर रही हैं और अलीमा खानम की एमआई जो है पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस जो है वो जनाब इनकी सहूलत कर रही है अलीमा खानम की दानिस्ता या नादानिस्तगी में। अलीमा खानम साहब जो है वो इस्तेमाल हो रही हैं और ये कब्जा करना चाहती हैं। और तीसरी बात ये कि सोशल मीडिया को ये कंट्रोल कर रही हैं। जो सोशल मीडिया हमारे ऊपर ही जनाब वो कहते हैं बरस पड़ते हैं। जैसे वो जो जलसे वाली बात थी, पेशावर का जलसा, वो कहते हैं हम तो बड़ा कामयाब जलसा था लेकिन इनके सोशल मीडिया ने जनाब उसको नाकाम बना दिया वगैरह वगैरह। और फिर एक मिसाल यूसुफजई सेंटर जो अलीमा खानम उनकी मुखालफत कर रही थी, मुसलसल मुखालफत कर रही थी, वो वकील भी हैं, तो इसके बावजूद वो ग्रुप है उसका, वो जो खातून बुशरा बेगम वाला, तो जनाब बुशरा बेगम को कहने पे इमरान खान ने जनाब उसको जनाब वो टिकट भी दे दिया। और अब ये पता चला है कि मिसाल यूसुफजई को एक केस में बुशरा बेगम और इमरान खान दोनों ने वकील कर लिया है, वकालतनामा साइन हो गया है। यानी ये उसकी अलीमा खानम की मुखालफ जो खातून है, जो सेनेटर बनी है, उसको उन्होंने वकील कर लिया, टिकट भी दिया पहले उनको। तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ी पेशरफ्त है। फिर इस खबर के बाद ये एक खबर और आ गई, ये जो पेशावर वाला सोशल मीडिया है ना, जिनकी सरपरस्ती अलीमीन गंडापुर साहब कर रहे हैं, उन्होंने जनाब ये खबर चलाई पीटीआई के हवाले से कि पीटीआई ने ये फैसला किया है कि अलीमा खानम कहती थी ना मैं तो इमरान खान का पैगाम देती हूँ बाहर आके, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करती। तो वो कह रहे हैं जनाब ये एमआई की वो बनी हुई है, बिटवीन द लाइन यही कह रहे हैं ना, एजेंट है उनकी एमआई की और ये कब्जा करना चाहती हैं। तो वो कहती है मैं सिर्फ पैगाम देती हूँ, इमरान खान जो कहता है बाहर आके पैगाम दे देती हूँ, और फिर सोशल मीडिया पर चल जाता है उनका। तो ये जो पेशावर वाला जो वहाँ पुनागजीन है, बहुत सारे सोशल मीडिया के जो लोग हैं या सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो है और जो गंडापुर के साथ राब्तों में है, उन्होंने जनाब ये खबर चलाई कि जनाब अब अलीमा खानम जो है वो इमरान खान का पैगाम नहीं दिया करेगी, वो पैगाम दिया करेंगी नौरीन नियाजी साहबा, एहसान नियाजी की वालदा मोहतरमा। काफ़ी देर तक ये जनाब सोशल मीडिया पर खबर चलती रही। फिर उसके बाद जनाब इनका जो मीडिया है अलीमा खानम का सोशल मीडिया, वो मैदान में आता है। उन्होंने कहा जनाब पहले भी अलीमा खानम इमरान खान का पैगाम लेके आया करती थी, अब भी अलीमा खानम ही वो पैगाम जो है वो मीडिया के जरिए कन्वे करेंगी अपने कारकुनों को। और वो कहते हैं जब ये फैसला किया है इमरान खान के खानदान ने, उनकी फैमिली ने, तो अलीमा खानम जो है डोमिनेट करती हैं अपनी फैमिली पे, ये सही बात है। जो नरीन और दूसरी बहनें उनकी, वो इनके सामने उनके वो मजाल नहीं है कि दम मार सके। तो बहरहाल ये अब अलीमा खानम ने जनाब ये पैगाम दे दिए अपने सोशल मीडिया के जरिए कि गंडापुर, मैंने कल भी कहा था कि गंडापुर हो सकता है वो बहुत बड़े सियासतदान हो, लेकिन अलीमा खानम दे युद्ध चलनी कोई नहीं है। और अलीमा खानम ने दे सोशल मीडिया ने दस दिता कि भाई जी तुसी जो मर्जी करो, इतने जड़ा मरकजी किरदार है ना वो अलीमा खानम दा ही आ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। जो वो पैगाम देगी मीडिया ते सोशल मीडिया ते पीटीआई ते वही चलना हैगा। तुसी एवं बस दीवारां ने टकरा मारते पे हो। और अगर ये बात इसी तरह अगर इमरान का माइनस होता है ना, तो फिर आप देखिएगा कि ना अलीमीन गंडापुर का अलग ग्रुप बनता हुआ नजर आ रहा है, बाकी कोई और अलग ग्रुप बनते हुए नजर आ रहे हैं, पेशावर में कि एक ग्रुप बन जाने, खैबर पख्तूनख्वा में। और जो बड़ा ग्रुप होना है पीटीआई के अंदर, वो इन्हीं का होना है, अलीमा खानम का। मैं तो पहले दिन से ये कहता हूँ कि इमरान खान का वोमेन वर्जन जो है वो अलीमा खानम है, बल्कि अलीमा खानम उनसे 2 हाथ आगे हैं। ये जितने भी है ना लीडर बने हुए हैं, अलीमा खानम देखिए कुछ भी नहीं आगे। और फिर अलीमा खानम को एक और जो एज हासिल है कि वो इमरान खान की बहन है। बहरहाल देखें, अब वो जूतों में दाल तो बट रही है, आगे क्या होता है। ये जो कहते हैं एमआई जनाब कोशिश कर रही है, या सास अदारे कोशिश कर रहे हैं कि जनाब अंदर फूट डाल दी जाए पीटीआई के अंदर, तो ये तो हो रहा है, आप खुद उनको मौका दे रहे हैं। ये बात जो है आप खामोशी के साथ वीडियो पैगाम जारी करने की क्या जरूरत थी अलीमीन गंडापुर को, और अलीमा खानम को वीडियो पैगाम जारी होने से पहले इस मौजू पे बात करने की क्या जरूरत थी। इसका मतलब है कि दोनों ही किसी के हाथ में खेल रहे हैं और नुकसान जो है वो पीटीआई को हो रहा है। अच्छा, अब आते हैं जनाब वो वाला मामला, आज़ाद कश्मीर वाला। आज़ाद कश्मीर में जनाब एक अवामी एक्शन कमेटी जो है वो बनी हुई है,
तो पहले भी इन्होंने जनाब एहतजाज वगैरह किया था और अपने मुतालबात मनवा लिए थे। आटा जो है वो बड़ा जनाब सस्ता सा जनाब वो मिलेगा इनको, बिजली 3 रुपया पर यूनिट और इस तरह बहुत सारी यानी कि इनकी सहूलतें जो है यानी फ्री खाते में ज़िंदगी गुजारनी है। तनख्वाहें जो हैं इनकी मुलाजमीन की वो जनाब जो पाकिस्तान के जो मुलाजमीन हैं उनके बराबर है, खर्चे जो हैं वो आधे भी नहीं हैं, ये लेकिन इनकी तसल्ली नहीं हो रही थी। अब जनाब ये जो एक्शन कमेटी है ना उसने कोई 35-36 के करीब ना 36 के करीब मुतालबात रख लिए, मुज़ाकराती कमेटी बन गई, उसने सारे मुतालबात मान लिए। 2 मुतालबात जो हैं वो काबिले अमल ही नहीं है। अच्छा, यहाँ बड़ा रिवाज है पाकिस्तान में, बल्कि इंडिया में भी, कि जनाब पाकिस्तान में अगर कोई ऐसा एहतजाज शुरू होता है तो हम फौरी तौर पे ये कहते हैं इसके पीछे राह है, इसके पीछे भारत का हाथ है, ये भारत की प्रॉक्सीज हैं जो ये एहतजाज कर रही है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि प्रॉक्सीज वाली तो बात करें, अब लाहौर में अगर कोई एजेंट ढूंढना हो राह ने तो ये कितना मुश्किल मरहला होगा। लेकिन अगर कोई बंदा पाकिस्तानी या कश्मीरी दुबई में बैठा हुआ है तो उसके साथ तो हिंदुस्तानी रह रहे होते हैं, मेल जोल होता है, ब्रेन वॉशिंग हो सकती है, वहां से लोगों की अपने लिए खिदमात हासिल करना ज्यादा आसान होता है। अब ये देख लें कि जनाब ये जो एक्शन कमेटी है इसको लीड कौन कर रहा है, ये सारी चीजें आप देख लीजिए, मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो 2 मुतालबात है जिसके बाद ये एहतजाज शुरू हुआ है, अब ये पुरतशद्दद वहां जो है ये मुजाहरे हो रहे हैं, ये बड़ी अफसोसनाक बात है। लेकिन जो मेरी इतला है उसके मुताबिक ये जो है ना वहाँ इंतशारी जो हैं, ये जो तहरीक के नाम पे इंतशार फैला रहे थे वो अब जनाब भागना शुरू हो गए हुए हैं, वो अब छुपते फिर रहे हैं। जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो पूरी कुव्वत के साथ इनके ऊपर काबू पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और ये इन्होंने जनाब अटैक्स भी किए हैं फोर्सेस पे, और जो 3 एहलकार हैं, पुलिस एहलकार, वो शहीद हुए हैं। जबकि फिर दूसरी तरफ से जब वो ज़ाहिर है वो आंसू गैस भी चलती है और लाठीचार्ज भी होता है, सारा कुछ होता है, तो दूसरी तरफ के जो लोग हैं उनमें बताया जा रहा है कि एक खातून राहगीर खातून थी, वो बेचारी जाँ बाक हो गई हैं, और 4 जो हैं वो सिविलियंस, कुछ कह रहे हैं 5 सिविलियंस हैं वो, ये कुछ ऐसा मामला। तो इंडिया जो है वहाँ के जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं या चैनल्स हैं वो जनाब इस मामले को बड़ा छाल रहे हैं और शो ये कर रहे हैं कि जैसे मकबूजा कश्मीर में लोग एहतजाज के लिए बाहर निकलते हैं अपने हक के लिए, इसी तरह जो पाकिस्तान वाला कश्मीर है जनाब वहाँ लोग जो है वो निकले हुए हैं, अपना हक मांग रहे हैं। अब ये जो इंतशारी है ना, ये आपको याद होगा कि जनाब पिछली जब तहरीक चली थी तो वहाँ एक शायर साहब हैं, मजहूल से हैं, अहमद फरहाद, उन्होंने जनाब पता नहीं 8 लाशें गिरा दी थी, क्या कर दिया था अजीबो गरीब, उन्होंने जनाब आग लगाने की कोशिश की थी। अब फिर उन्होंने एक कोशिश की, उन्होंने जनाब को राशिद कश्मीरी नाम का एक नौजवान है जनाब, उसकी तस्वीर अपने साथ लगाई और कहा कि जनाब ये मुझे मिलने आया था, तो अब वो शहीद हो गया है, यानी उसकी मौत की खबर दे दी जनाब इस तहरीक में राशिद कश्मीरी जो है वो मारा गया है, ये साहब जो है। अच्छा, बाद में ये खुद ही ट्वीट करके उसकी तरदीद कर रहे हैं कि जनाब नहीं वो गलती हो गई, तो वो मारा नहीं गया, तो वो जख्मी हुआ है, तो क्योंकि मुकम्मल ब्लैकआउट है इसलिए अंदर की खबर तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। भाई तुम क्या कहने हैं, तो खबर काट के लिया, तेरी कोई जिम्मेदारी है, सच्ची खबर देना तेरा फर्ज नहीं है, तेरी जिम्मेदारी नहीं है। तुम अग ला रहे हैं, जल्दी से तेल पा रहे हैं, जनाब एक और बंदा शहीद हो गया, पहले भी तुमने कोई 8-10 बंदों को जनाब वो मुर्दा डिक्लेयर कर दिया था, वो जिंदा थे, फिर बाद में जब कार्रवाई होती है चीखे मारते हैं। और अदालतें यहाँ की बड़ी अजीब है कि जनाब वहाँ आग लगी हुई है, एक बंदा आग के ऊपर तेल डाल रहा है, तो उसकी जनाब जमानतें भी हो जाती है, रिहाई भी हो जाती है, मुकदमा भी खारिज हो जाते हैं। इन लोगों को तो पकड़े ना पहले। और दूसरी जो मैंने अर्ज किया कि वो 2 मामला जो हैं जिनके ऊपर वो मुज़ाकरात जो हैं वो कामयाब नहीं हुए और कामयाब हो भी नहीं सकते, उसकी वजह है, एक तो उन्होंने ये कहा कि जनाब जो बैरूनी फोर्सेस है ना वो कश्मीर से निकल जाए। बैरूनी फोर्सेस तो पाकिस्तान की फौज है, वो आपकी हिफाजत के लिए बैठी हुई है, आपके लिए उन्होंने जानों की कुर्बानियां दी हैं, रोजाना कंट्रोल लाइन पे झड़पें होती हैं, शहादतें होती हैं, तो कंट्रोल लाइन जो है वो भी तो कश्मीर का हिस्सा है ना, तो वहां से भी फौजें निकल जाएं।
अजीब वैसे इनकी ये मुझे समझ नहीं आई इसकी। तो इसीलिए जो कहते हैं ना रा वाली बात कि जनाब रा इनके पीछे है और ये इंडियन प्रॉक्सी के तौर पे काम कर रहे हैं। तो अगर इस तरह का मुतालबा करेंगे तो फिर उसका उससे अंदाजा क्या लगाया जाएगा, डांट मिलाएंगे तो तस्वीर क्या बनेगी। और दूसरी बात यह है कि जो वहाँ असेंबली है ना कश्मीर की, उसमें टोटल 53 नशिस्तें हैं और जनरल नशिस्तों पे बराह रास्त जो इलेक्शन होता है उनकी तादाद है 45। अब उसमें 12 नशिस्तें महाजरीन की उसमें। अच्छा, महाजरीन कौन है? जब ये इशू हुआ ना कश्मीर वाला, तो जो मकबूजा जम्मू और कश्मीर है वहां से जो लोग हिजरत करके पाकिस्तान में आए, वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जाके बसे, तो उनके लिए 12 नशिस्तें मखसूस हैं। 12 ये कहते हैं कि जो 12 नशिस्तें हैं ना, वो जनाब जो है वो उनको जो मामला हैं कश्मीर के, उनको अपनी मर्जी से चलाने के लिए जनाब ये जो 12 लोग हैं ना, ये इस्तेमाल होते हैं। ये नशिस्तें जो है खत्म कर दी हैं। इन नशिस्तों के खात्मे का मतलब क्या होगा? वो जो 12 नशिस्तें हैं वो इस बात का इस्तारा हैं, इस बात की अलामत है कि जनाब ये जम्मू और कश्मीर जो है ये मुश्तरका एक इशू है और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक ये जो है इसका फैसला होना है, रेफरेंडम होना है। और ये जो लोग हैं ये मकबूजा जम्मू और कश्मीर की जो है ये नुमाइंदगी करते हैं, ये वाले। इसी तरह जो वहाँ पे है इंडिया ने हालांकि उसकी जो हैसियत है वो खुसूसी हैसियत कश्मीर की ख़त्म कर दी हुई है और उसको सूबे का दर्जा दे दिया, जम्मू को अलग कर दिया, कश्मीर को अलग कर दिया। लेकिन अब भी वहाँ जो है 24 नशिस्तें जो हैं उस सूबे में वो मखसूस हैं। ये हमारा वाला कश्मीर जो और गिलगित बल्तिस्तान के लिए, वो वहाँ इलेक्शन नहीं होता, खाली पड़ी रहती है क्योंकि वहाँ है ही बंदा कोई नहीं, वहाँ तो महाजर भी कोई नहीं है कि यहाँ से हिजरत करके वहाँ गया हो। ये कहते हैं जिन्हें 12 नशिस्तें खत्म कर दें क्योंकि ये करप्शन का बायस है और जो वसाइल की गैर मुनसफाना तकसीम है ना उसका सबब बनती है ये 12 नशिस्तें। भाई वो मैं कमेटी पे भी हैरान हूँ, इसका आसान सा हल था कि जनाब ये 12 लोग जो हैं अगर फैसला कौन किरदार अदा करते हैं तो आप जनरल असम्बली की 12 नशिस्तें इजाफा कर लें। जनरल नशिस्तें जो हैं इनकी 12 ही रहे, जनरल नशिस्तों में 12 का इजाफा कर लें। 12 और 12 जब आपस में वो आमना सामना होगा तो माइनस हो जाएगा, काम असरात खत्म हो जाएंगे। तो ये लेकिन ये सीटें खत्म नहीं की जा सकती, हल इसका निकाला जा सकता है और मेरे ज़हन में जो हल यही है कि ना 12 नशिस्तें आप अजाफी जो हैं वो शामिल करने इसमें, बजाय इसके ये नशिस्तें खत्म करें। यानी 12 माइनस 12, 12 का 12 से मुकाबला होगा वोटिंग में तो 0 हो जाएगा, इनके असरात जो खत्म हो जाएंगे। बहरहाल मुझे लग रहा है कि चाय की प्याली में तूफान खड़ा करने की ये कोशिश है, जो ये तहरीक है, और जो चाय की प्याली में तूफान होता है उसकी उम्र ज़्यादा नहीं होती, वो ज़्यादा देर नहीं चलता। अल्लाह खैर करे पाकिस्तान की, कश्मीर की, कश्मीरियों की, पाकिस्तानियों की। हमारी मोहब्बतें जो हैं वो कायम रहें और इंतशारियों के हाथों हमें अल्लाह करे कोई ज़िक्र ना पहुँचे, कोई नुकसान ना पहुँचे। अब जनाब जो मामला है ना, ये जो ट्रंप ने अमन मनसूबा दिया है उस पर बात करते हैं। अब ये जो अमन मनसूबा है इस पर जो तमाम मुसलमान ममालिक हैं ना वो तारीफ़ कर रहे हैं, अरब ममालिक ख़ास तौर पे। तो उन्होंने जनाब ये बड़ी तारीफ़ की है ट्रंप की और जनाब बड़ा खैर मकदम किया है उसके मनसूबे का। और लेकिन साथ ही एक बात उन्होंने की कि जनाब ये जो जो मगरबी किनारा है उसके हवाले से जो बयान दिया हुआ है ट्रंप ने कि जनाब उसका लहाक नहीं होने दूंगा मैं इसराइल के साथ, तो वो बयान जो है वो खुशाइंद है, लेकिन वो जो अमन मनसूबा है उसमें वो शामिल नहीं है। ये मैं बता दूं आपको। अब जो मुसलमान और अरब ममालिक का जो मुतालबा है ना, जो ट्रंप ने नहीं माना, जो शामिल नहीं किया उन्होंने मनसूबे में, आगे जाके बात हो सकती है कि जनाब 1967 वाली जो पोजीशन है वहां पे जाए इसराइल और मगरबी किनारे का इल्हाक का जो है ना वो कब्जा भी छोड़े और इल्हाक का फैसला जो है इल्हाक का जो है वो भी भूल जाए। ये बात उन्होंने मुसलमान कर रहे हैं। और हमास जो है उसने जनाब वो जो सालिस 3 मुल्क है बने हुए, मिस्र है और कतर है और तुर्किया है, उनके नुमाइंदों से बात की है। उन्होंने जनाब ये जो ना हम कुछ निकात ऐसे हैं उन पे जनाब हमारे तफसात हैं और वो बेसिक जो उनका एतराज़ है वो ये है कि जनाब ये जो हमें गैर मुसल्लह करना चाहते हैं ना हमास को, और हमारा वहाँ कोई किरदार नहीं होगा हुकूमत में,
इस हवाले से हमें कुछ गौर करने के लिए कुछ मोहलत दे दी जाए, टाइम दिया जाए। जबकि मिस्र और कतर जो है ये ट्रंप साहब को यकीन दहानी करवाए हुए हैं कि हमास जो है ये अमन मनसूबा जो है ना इसको मान लेगा। अब ये जो हमारे हुक्मरान हैं ये कहते हैं, पाकिस्तानी भी ये कह रहे हैं जनाब ये इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे वगैरह वगैरह। भाई मेरे, दो रियासती जो हल है जिसके हक में आपने वोट दिया है जनरल असेंबली में, दो रियासती हल तो यही है ना कि फलस्तीन और इसराइल। दो रियासती हल का मतलब ही है कि आप तस्लीम करने जा रहे हैं उसको, इसराइल को। लेकिन बहरहाल हम ना उसमें जामन है इसमें, और ना ही ये हमको इसमें सालस है। पाकिस्तान जो है हम काफी हद तक इस मामले में आजाद हैं फैसला करने में। अगर वो गजा वाली बात और बैतुल कुद्दस को फलस्तीन का दारुल हुकूमत बनाने का जो हमारा मुतालबा है उसको नहीं माना जाता तो हम इसराइल को तस्लीम करने से इनकार कर सकते हैं। लेकिन ये मुझे ये लग रहा है कि ये जो ना अपने अवाम को उनके जज्बात से डरते हुए ना तमाम अरब ममालिक और इस्लामी ममालिक वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन अगर ये अमन माहदा हो जाता है तो फिर जो है वो इन्होंने सब ने, मुझे ये लग रहा है कि दोनों रियासतों को तस्लीम कर लेना है। अब ये हाल इनका ये है कि ये जो एक ग्लोबल फ्लोटेला जो है जिसमें 40 से ज्यादा कश्तियां या छोटे जहाज जो है वो इमदादी सामान लेके जा रहे हैं, मुहासरा तोड़ने की कोशिशों में है। इसराइल का जो मुहासरा है उन्होंने वहां तो पहुंच नहीं देते मदद। अब वही देख लें, उसमें जो है 46 ममालिक के लोग जो है शामिल है, 500 से ज्यादा। उसमें कितने अरब हैं ये देखा आपने? कितने मुसलमान ममालिक हैं, कितने मिस्री हैं ये देखा आपने? उसमें जो है वो 500 का लोगों का काफिला है। और उसमें जनाब जो मेरी इत्तला के मुताबिक जो मैंने निकाली है इंफॉर्मेशन, उसके मुताबिक तुर्की के 56 लोग हैं, स्पेन के 49 लोग हैं, इटली के 48 लोग हैं, फ्रांस के 33 लोग हैं, ट्यूनिस के 28 लोग हैं, पाकिस्तान के 2 लोग हैं। इस तरह मिला के सारा तो वहां अरब कितने हैं ये भी देखे ना। ये तो सारे वो हैं जो इसराइल के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, फलस्तीन की रियासत को तस्लीम करने वाले ममालिक हैं। ये हमारे तो कोई नहीं है। और फिर जो हमास ये कहता है कि जनाब हम अकेले ही काफी हैं, अकेले 65,000 बंदा मर गया है, जमीनी हकीकत भी तो कोई जेर गौर रखो ना। ये मुझे जो लग रहा है जो इस्लामी ममालिक है इनका ये पहला मेरा ख्याल है कि मतम नजर है वो यही है कि वहां के लोगों को महफूज किया जाए, जाने बचाई जाए। 65,000 लोग जो हैं वो उनकी हमलों की वजह से मर गए हैं, इसराइल के हमलों की वजह से, और बाकी भूख से मर रहे हैं। ये जो ममालिक है मिस्र और उर्दू बैठे हुए जो हैं वो इनको तो तहफ़्फ़ुज़ दे नहीं सकते। ये जो इमदाद लेके जा रहे हैं वहां इसराइल ने आके घेर लिया। वो 80 और 90 वो क्या कहते हैं नॉटिकल माइल जो होता है वो इतनी दूर तक वहां जब उनके जहाज आ गए, और उनके जहाज जो हैं 20 से ज्यादा जंगी जहाज आ गए, उन्होंने घेरा पा लिया उन्होंने, बल्कि कुछ कंधे फाड़ ले उन्होंने। उनके तुसी किधर भाई, ये नहीं जाएगी इमदाद। तो भाई जमीनी हकायक ਜਿਹੜੇ ने वो जो कुछ कह रहे हैं ना उन्होंने मनना पैंदा। हर गल जी जज्बात दे नाल नहीं हुंदी। अच्छा वैसे मेरे सामने ना वो जो 20 उनके निकात हैं वो पड़े हुए हैं। अब टाइम बहुत ज्यादा हो गया तो मेरा ख्याल है कि जो मरियम नवाज वाला है वो भी उस पर मैं बाद में बात करूंगा। और जो 20 ये निकात हैं इनका भी जो पूरा जो है ना एक एक नुक्ता जो है वो आपके सामने रखूंगा, फिर ये बात क्लियर होगी कि ये अमन मनसूबा जो है ये किस हद तक गजा के या फलस्तीन के या अरबों के या मुसलमानों के हक में है। ये बड़े अहम निकात है। ये खबरें तो आ रही है, खुलासा सा आ जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी फलानी, ये एक एक नुक्ता देखना पड़ेगा। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाअल्लाह मुलाकात होगी नई लाख के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।